हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो का आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, आदर्श राज्य की अवधारणा। उस आदर्श राज्य की अवधारणा को हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी और ये देखने का प्रयास था कि किस तरह से प्लेटो की जो विचारधारा है उसका कैसे केंद्रीय बिंदु उसने आदर्श राज्य को बनाया। उसकी पुस्तक जो रिपब्लिक है, कैसे उसने उस रिपब्लिक को आदर्श राज्य की अवधारणा के रूप में ही चित्रित किया। हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की कि किस तरह से तत्कालीन यूनान की परिस्थितियां थी, वहां पर राज्य और राजनीतिक अराजकता किस प्रकार से फैली हुई थी, जिससे प्रेरित होकर प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना अपनी पुस्तक रिपब्लिक के माध्यम से की। और ये भी देखने की कोशिश की थी हमने कि प्लेटो की इस कल्पना प्रधान अवधारणा का दार्शनिक आधार क्या है, जिसमें हमने कहा था कि ये सत्य संबंधी सिद्धांतों से प्रेरित है। इसमें न्याय को आधार बनाया गया है। उसका आदर्श राज्य जो है वो व्यक्ति का ही वृहद स्वरूप है। और इसी आदर्श राज्य में हमने सावयवी एकता की बात भी समझी थी। साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में आदर्श राज्य के जो दो उद्देश्य हैं, नकारात्मक और सकारात्मक उद्देश्य, जो प्लेटो की नजर में थे, उन दोनों उद्देश्यों की भी चर्चा की। और लास्ट में हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से आदर्श राज्य का निर्माण होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि जिस तरह से मानवीय आत्मा के जो तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो का आदर्श राज्य बनता है, जिसमें तीन वर्ग होते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। और अंत में एक छोटी सी बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की थी उसमें अधिकतम जनसंख्या जो थी उसने 5040 को बताया था। यहाँ तक की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। आज इसी से जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या हैं। जो जो आदर्श राज्य उसने अपनी पुस्तक के अंदर चित्रित किया, जो कि उसका कल्पना प्रधान चित्रण था, जिसको हम उसका यूटोपियन विचार मान सकते हैं, एक आदर्शवादी विचार या मूल्यात्मक विचार मान सकते हैं, उस पूरे आदर्शवादी राज्य की विशेषताएं किस रूप में हमारे सामने उभर कर आती है, वही हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि प्लेटो के आदर्श राज्य में ऑर्गेनिक यूनिटी यानी कि सावयवी एकता को चित्रित करने का प्रयास किया है। सावयवी एकता का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर जो है वो अलग अलग अंगों से मिलकर बना है, हर अंग के अपने निर्धारित कार्य हैं, और ये सब अंग तभी तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक शरीर से जुड़े रहते हैं। ये अवयव है, इन अवयवों के, शरीर के इन अवयवों में एक एकता है, और यही एकता शरीर को पूर्ण रूपता प्रदान करते हैं, और हर अंग का एक निर्धारित कार्य है। तो जिस प्रकार प्राणी शास्त्र के अंदर ये सावयवी एकता का सिद्धांत विद्यमान रहता है, प्लेटो इसी को राज्य के ऊपर भी लागू करता है। प्लेटो क्या कहता है, राज्य जो है वो मानव आत्मा का विराट स्वरूप है, और मनुष्य की आत्मा में जो तीन गुण होते हैं, विवेक, क्षुधा और साहस, इन्हीं से राज्य में भी तीन वर्गों का निर्माण होता है, उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक वर्ग। तो ये तीन वर्ग एक तरह से राज्य रूपी शरीर के अंग हैं, और इन अंगों, जैसे शरीर के अंगों के निर्धारित कार्य हैं, वैसे ही राज्य में भी इनके अपने, इन तीनों वर्गों के अपने निर्धारित कार्य हैं, और इन तीनों वर्गों से मिलकर ही राज्य रूपी शरीर का पूरी तरह से निर्माण होता है। तो ये राज्य की सावयवी एकता की बात जो प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आती है। अब प्लेटो ने ये सावयवी एकता के लक्ष्य की बात क्यों कही, या राज्य रूपी शरीर के अंदर इन तीन वर्गों की एकता को स्थापित करने की बात क्यों कही, तो हम ये हम बता सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति के इंटरेस्ट हैं, व्यक्ति जो चाहता है वही राज्य चाहता है। जैसे अभी हमने कहा था, राज्य जो है वो व्यक्ति की आत्मा का ही बड़ा स्वरूप है। तो जो गुण, जो हित व्यक्ति के हैं, वही गुण और वही हित राज्य के भी हैं। यही बात प्रमाणित करना चाहता था प्लेटो अपनी इस सावयवी एकता के माध्यम से। साथ ही साथ प्लेटो ये भी चाहता था कि वैयक्तिक नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता में कोई अंतर नहीं है। वैयक्तिक नैतिकता का मतलब एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है, जो सद्गुणों से युक्त है,
जो सदाचार से युक्त है वही राज्य के नागरिक के रूप में भी नैतिक है और सदाचार से युक्त है। यानी कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन, इन दोनों में अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करें तो प्लेटो उन दोनों ही जीवन के नैतिक मूल्यों को एक ही रूप में स्थापित करना चाहता है। इसीलिए उसने इस सावयवी एकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और तीसरी बात, प्लेटो ये भी चाहता था कि ये आदर्श राज्य संगठित रहे। तो संगठित कब रहेगा? जब इसके अंदर ये जो तीन वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों के बीच में एकता बनी रहे, और उसी एकता से आदर्श राज्य ज्यादा सुदृढ़ और संगठित नजर आएगा। तो ये तीन उद्देश्यों या तीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में इस ऑर्गेनिक यूनिटी यानी कि सावयवी एकता की बात कही। ये पहली विशेषता हम प्लेटो के आदर्श राज्य की बता सकते हैं। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण तीन वर्गों से हुआ है। एक दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ये तीनों ही वर्ग मिलकर आदर्श राज्य की रूपरेखा या उसका जो संरचनात्मक ढांचा है, उस संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। तो हम पहली मुख्य बात क्या बता सकते हैं? नागरिकों के तीन वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जिससे आदर्श राज्य का निर्माण होता है। लेकिन ये तीनों वर्ग आते कहां से हैं? तो हम क्या बता सकते हैं कि प्लेटो ने इन वर्गों के निर्माण मनुष्य की आत्मा में जो तीन तत्व पाए जाते हैं, क्षुधा, साहस और विवेक, उन तीन तत्वों के आधार पर इन तीन वर्गों का निर्माण किया है। जैसे हमने कहा था, जिन व्यक्तियों के अंदर क्षुधा की मात्रा, क्षुधा का तत्व प्रधान होता है, उनसे मिलकर उत्पादक वर्ग बनता है। जिन मनुष्यों के अंदर साहस का तत्व प्रधान रहता है, उनसे मिलकर सैनिक वर्ग बनता है। और जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा होती है, उन व्यक्तियों से मिलकर दार्शनिक वर्ग बनता है। तो मनुष्य की आत्मा के ये जो तीन गुण हैं, उन तीनों गुणों के आधार पर राज्य के ये तीन वर्गों का निर्माण होता है। अब जब तीन वर्ग बन गए तो इन तीनों वर्गों के कुछ निश्चित कार्य हैं। जैसे उत्पादक का वर्ग का काम क्या है? उत्पादन करना, समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना। उसी तरह से सैनिक वर्ग का काम क्या है? समाज की रक्षा करना या राज्य की रक्षा करना। और दार्शनिक वर्ग का काम क्या है? विवेक के आधार पर वो राज्य के शासन का संचालन करेगा। तो जिन तत्वों के आधार पर इन वर्गों का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन तीनों वर्गों के कार्यों का भी निर्धारण किया गया है। अब जब राज्य के अंदर ये तीन वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो इन तीनों वर्गों का अपना अपना एक स्थान है। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों वर्गों के स्थान का मतलब समाज में जो सबसे ऊपर का जो वर्ग है राज्य के अंदर, उसको दार्शनिक वर्ग को वो स्थान प्रदान किया गया है। उसके बाद सैनिक वर्ग का स्थान आता है और उसके बाद उत्पादक वर्ग का स्थान आता है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है इन तीनों वर्गों में, वो हम बता सकते हैं कि प्लेटो ने वो दार्शनिक वर्ग को माना है। क्यों? क्योंकि उस वर्ग के पास विवेक की शक्ति है और उस विवेक के आधार पर वो शासन के संचालन का काम करता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब एक और बात इसमें हम अगर ऐड करें, ये तीन वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों के गुण अलग अलग हैं। दार्शनिक वर्ग के पास विवेक है, सैनिक वर्ग के पास साहस है और उत्पादक वर्ग के पास क्षुधा है। तीनों वर्गों के गुण अलग अलग हैं और इन गुणों के आधार पर तीनों वर्गों के कार्य भी अलग अलग हैं। लेकिन प्लेटो ने क्या बताया कि आदर्श राज्य में गुणों और कार्यों में अंतर होने के बावजूद ये सभी वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब ये एक दूसरे के साथ सहयोग, सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं और उससे आदर्श राज्य के अंदर न्याय की स्थापना करते हैं। हम लोगों ने न्याय पढ़ा है। न्याय प्लेटो ने दो प्रकार का बताया, वैयक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। वैयक्तिक न्याय का मतलब हर व्यक्ति अपने गुण के आधार पर जब अपना निर्धारित काम करता है तो वो वैयक्तिक न्याय बनता है, और उसी तरह से समाज का हर वर्ग जब अपने अपने गुण के आधार पर अपना काम करता है तो वो सामाजिक न्याय है। और दोनों ही न्याय प्लेटो की न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं और इसी न्याय की अवधारणा पर आदर्श राज्य टिका हुआ है। तो वही बात प्लेटो के आदर्श राज्य में हम बता सकते हैं कि इन तीनों वर्गों के गुण अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग है, लेकिन कार्य अलग अलग होने के बावजूद ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और इसी सामंजस्यता के कारण ये आदर्श राज्य स्थापित होता है। और वही आदर्श राज्य
अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, एकीकृत है और उसके अंदर स्थायित्व का गुण है। हम लोगों ने न्याय के दौरान पढ़ा था, जिस राज्य के अंदर न्याय जितना ज्यादा सुदृढ़ होगा वहां आदर वो राज्य उतना ही ज्यादा आदर्श कहलाएगा। तो आदर्श राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में भी इन वर्गों का विशेष महत्व है। एक आखिरी बात जो इस दूसरी विशेषता में हम बता सकते हैं कि प्लेटो के ये नागरिकों के जो 3 वर्ग हैं आदर्श राज्य में, इन तीनों वर्गों के अधिकार और उनकी स्थिति में अंतर है। अधिकार और स्थिति में अंतर कैसे? अब आप यहां पर देखिए, ये दो जो शुरू शुरू के वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को मिलाकर प्लेटो एक वर्ड यूज करता है, एक शब्द यूज में लाता है, जिसको वो कहता है ये अभिभावक वर्ग है, गार्जियन जिसको कहते हैं। अभिभावक का मतलब क्या होता है? अभिभावक हमारा, जैसे अभिभावक हमारा पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से ये दोनों वर्ग समाज का पालन पोषण कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों वर्गों को अभिभावक वर्ग कहा है। और तीसरा जो है वो उत्पादक वर्ग है। अब इन तीनों वर्गों के अधिकारों में अंतर है। जैसे शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? तो शिक्षा पाने का अधिकार केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग यानी कि अभिभावक वर्ग को होगा। शासन में भाग कौन लेगा? तो दार्शनिक वर्ग भाग लेगा। स्थिति क्या है जो अभी हमने पढ़ी कि समाज में सर्वोच्च स्थिति इस दार्शनिक वर्ग की है, उसके बाद सैनिक वर्ग की आती है, उसके बाद उत्पादक वर्ग की आती है। कहने का मतलब आदर्श राज्य में ये जो 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों के अधिकार अलग अलग हैं और इन तीनों वर्गों की स्थिति में भी अंतर है। तो ये तीनों वर्ग मिलकर प्लेटो का आदर्श राज्य बनता है। ये उसकी दूसरी विशेषता। जब हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में श्रम का विभाजन किया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो हर व्यक्ति का अपना एक निर्धारित काम है, वो वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति का एक निश्चित काम जिसको वो अकेला करेगा, खुद करेगा, बिना किसी के हस्तक्षेप के। तो यहाँ पर भी जो प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, इन तीनों वर्गों के निर्धारित काम हैं। अब वो क्यों, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? तो प्लेटो क्या कहता है कि सार्वजनिक जीवन मतलब ऐसा जीवन जो सबसे सबके साथ रहकर जिया जाए और जिसका संबंध सबसे है। तो उस सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के कई काम होते हैं, जैसे उत्पादन के काम, जैसे रक्षा का काम, जैसे शासन का काम। और ये सब काम करने के लिए व्यक्तियों में अलग अलग योग्यताएं होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति के अंदर सारे काम करने की योग्यता नहीं होती है, सारे काम करने का सामर्थ्य नहीं होता है। एक ही व्यक्ति हर प्रकार के काम करने में दक्ष नहीं होता है, उतना निपुण नहीं होता है। इसीलिए प्लेटो ने क्या कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता है, उस गुण के आधार पर उसको एक निश्चित काम सौंपना चाहिए। जैसे हमने कहा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर विवेक की प्रधानता है तो प्लेटो कहता है कि उसको शासन करने का काम सौंपा जाना चाहिए। अगर किसी के अंदर साहस की प्रधानता है तो उसको सैनिक वर्ग के रूप में रक्षा का काम सौंपना चाहिए। और अगर किसी के अंदर क्षुधा की प्रधानता है तो उसको कौन सा काम सौंपना चाहिए? उत्पादन या प्रोडक्शन का काम सौंपना चाहिए। तो ये जो श्रम का विभाजन है, काम का बंटवारा, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो व्यक्ति के प्रधान गुण के आधार पर प्लेटो ने व्यक्तिगत स्तर पर भी किया और सामाजिक स्तर पर भी किया। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यक्ति वही काम करेगा और समाज में जो 3 वर्ग हैं वो तीनों वर्ग भी अपने प्रधान गुण के आधार पर ही काम करेंगे। तो ये तीसरी विशेषता श्रम का विभाजन जो प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आती है। चौथी विशेषता हम बता सकते हैं अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप जिसको हम कहते हैं इंटरवीन, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करना। अभी जैसे हमने कहा कि तीनों वर्ग हैं, तो उन तीनों वर्गों के अपने अपने निर्धारित काम हैं। उत्पादक वर्ग का काम है उत्पादन करना, सैनिक वर्ग का काम है रक्षा करना और दार्शनिक वर्ग का काम है शासन करना। अब ये श्रम का विभाजन जो कर दिया है, ये अच्छी तरीके से कब काम करेगा? ये व्यवस्था अच्छी तरह से तब काम करेगी जब श्रम के विभाजन का कठोरता से पालन किया जाए। कठोरता से पालन करने का मतलब एक वर्ग का काम वही वर्ग का, उसी वर्ग का व्यक्ति करेगा, दूसरे वर्ग के व्यक्ति को उस पहले वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप या दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये जो अहस्तक्षेप की बात है, अगर इस सिद्धांत का पालन होता है तो हर वर्ग सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक बनेगा।
अब यहाँ प्लेटो क्या कहता है कि मुझे, अगर मैं किसी वर्ग का व्यक्ति हूं तो मुझे अपना ही वर्ग का काम करना है। इसके लिए मेरा सेल्फ कंट्रोल, स्व नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई दूसरा मुझे बाध्य नहीं करेगा। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद अपने ऊपर अनुशासन रखते हुए अपने वर्ग का निर्धारित काम करना पड़ेगा और दूसरों को काम में दखलंदाजी नहीं देनी होगी। तो ये जो हस्तक्षेप का बात है, इसी से व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर न्याय की स्थापना होगी। तो ये अगली चौथी विशेषता हम बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर अहस्तक्षेप का उप सिद्धांत भी हमको नजर आता है। अगर हम पांचवी बात करें तो पांचवी विशेषता के रूप में हम बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर कार्य विशिष्टीकरण, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वो उप सिद्धांत भी देखने को नजर आता है। देखो, कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या है, दो अलग अलग शब्द हैं। एक काम, और वो काम एक विशेष गुण के आधार पर संपादित किया जा रहा है। काम भी विशेष है और उस काम को करने के लिए एक विशेष योग्यता की जरूरत है ना। जैसे अभी अभी हम लोग कह रहे हैं समाज के अंदर तीन प्रकार के काम हैं: आर्थिक आवश्यकता, रक्षा की आवश्यकता और शासन की आवश्यकता। आर्थिक आवश्यकता से जुड़े ये एक विशेष आवश्यकता है, इसके लिए उत्पादन करना एक विशेष काम है। उसी तरह रक्षा करना एक विशेष आवश्यकता है और ये एक विशेष काम भी है, इसके लिए एक विशेष गुण की आवश्यकता है। हर कोई रक्षा नहीं कर सकता है ना, जिसके अंदर साहस की मात्रा ज्यादा होगी वही रक्षा कर पाएगा। उसी तरह से शासन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये एक विशेष कार्य है और ये विशेष काम कौन कर पाएगा, जिसके पास एक विशिष्ट योग्यता होगी। और वो विशिष्ट योग्यता क्या है, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा। तो ये विशेष कार्य जब व्यक्ति के विशेष गुण के आधार पर करना तय किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। मतलब व्यक्ति के प्रधान गुण, जो गुण उसके अंदर विशेष है, जो गुण उसके अंदर खास है और जिसके आधार पर वो अपने काम को अच्छी तरीके से संपादित कर सकता है, उसी के आधार पर हर व्यक्ति और हर वर्ग को कार्य सौंपे जाते हैं। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य जो है वो कार्य विशिष्टीकरण के आधार उप सिद्धांत के आधार पर भी काम करता है। मतलब व्यक्तियों के उनकी दक्षता, उनकी योग्यता, उनकी सामर्थ्य के आधार पर उनको कार्य सौंपे जाते हैं और आजीवन उनको उन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उनके कार्यों में और ज्यादा सुधार हो। ये प्लेटो के आदर्श राज्य का एक अगला विशिष्ट सिद्धांत या उसकी विशेषता। अगर छठी विशेषता की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय व्यवस्था पर आधारित है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लेटो की किताब का नाम है रिपब्लिक, जो कि उसका टाइटल है, और उस टाइटल का जो, इस किताब का जो उपशीर्षक है, उस उपशीर्षक का मतलब क्या था, डिकायोसुन, यूनानी भाषा के अंदर। इंग्लिश में हमने क्या कहा था, कंसर्निंग जस्टिस, और हिंदी में क्या कहा था, न्याय से संबंधित। इसका मतलब क्या है कि प्लेटो का जो ये पूरा आदर्श राज्य है वो किस पे टिका हुआ है, उसकी न्याय की व्यवस्था पर टिका हुआ है। न्याय व्यवस्था प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार है। और ये न्याय व्यवस्था का मतलब क्या था, तो हमने पढ़ा था कि प्लेटो न्याय के दो रूप बताता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्ति अपने प्रधान गुण के आधार पर जब खुद काम करता है तो उससे व्यक्तिगत न्याय स्थापित होता है, और जब समाज में जो तीन वर्ग हैं वो तीनों वर्ग अपने अपने गुणों के आधार पर अपने अपने निर्धारित काम करते हैं तो वो सामाजिक न्याय बनता है। और व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय के मिलन से ही प्लेटो के न्याय व्यवस्था स्थापित होती है। तो ये प्लेटो का जो न्याय है इसी पे आदर्श राज्य टिका हुआ है। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने इस न्याय के सिद्धांत को नैतिक भावना पर आधारित किया। नैतिक का मतलब ये वो भावना है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। अनुशासित रहते हुए जब हर व्यक्ति अपने गुण के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अनुशासित रहते हुए जब हर वर्ग अपना निर्धारित काम करेगा, तो उससे न्याय अपने आप स्थापित होगा और समाज में नैतिकता और सद्गुण के भावों का संचार होगा। तो ये प्लेटो का न्याय का जो सिद्धांत है वो उसके राज्य को आत्मनिर्भर भी बनाता है, वो उसके राज्य को सुदृढ़ भी बनाता है, और यही न्याय उसके राज्य में एकता का संचार भी करता है। तो हम बता सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो इसी न्याय की व्यवस्था पर आधारित है। ये छठी विशेषता हम बता सकते हैं।
सातवीं विशेषता हम क्या बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य का जो संचालन है शासन का, वो शासन का संचालन उसने दार्शनिक वर्ग को सौंपा है। हमारा एक अगला टॉपिक होगा दार्शनिक राजा। वो दार्शनिक राजा इसी दार्शनिक वर्ग से आता है। और दार्शनिक वर्ग कहां से बनता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन जिन समाज के जिन जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक का गुण प्रधान होता है, उन्हीं व्यक्तियों से मिलकर दार्शनिक वर्ग बनता है। और प्लेटो क्या कहता है कि राज्य के अंदर एकता लाना, राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम केवल और केवल विवेक के आधार पर किया जा सकता है। मनुष्य की आत्मा के जो दो गुण हैं, क्षुधा और साहस, उससे राज्य को न तो एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है और न ही राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। ये काम कौन करेगा? केवल विवेक के आधार पर यह काम कर सकता है। तो विवेक किसके पास है? दार्शनिक वर्ग के पास। इसीलिए वो दार्शनिक वर्ग को शासन की सत्ता की बागडोर सौंपता है। फिर आगे प्लेटो का क्या मानना है कि यही दार्शनिक वर्ग अपने विवेक के द्वारा विभिन्न समाज के जो विभिन्न वर्गों के हित है, उन वर्गों के अंदर सामंजस्य और संतुलन बिठाने का काम करता है ना, क्योंकि उसके पास विवेक है। विवेक के आधार पर वो तय करता है कि समाज की आवश्यकताओं को समय पर एक दूसरे को के हितों को टकराए बिना किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। तो ये दार्शनिक वर्ग का एक विशेष महत्व। अगली बात प्लेटो क्या बोलता है कि ये दार्शनिक वर्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विवेक के आधार पर इसके अंदर सद्गुण होते हैं। जितने भी अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां इसी दार्शनिक वर्ग में देखी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को मानवीय दुर्गुणों से पूरी तरह से मुक्त माना और इसीलिए ये दार्शनिक वर्ग सार्वजनिक हित मतलब लोगों की भलाई का करने वाला सर्वोत्तम संरक्षक है। मतलब दार्शनिक वर्ग के द्वारा ही लोगों के हित में, आम लोगों के हित में, आम लोगों की भलाई में काम किया जा सकता है। इसीलिए दार्शनिक वर्ग को शासन की सारी बागडोर प्लेटो के द्वारा सौंपी गई है। यहां पर हम ये भी बता सकते हैं कि प्लेटो ने जिस दार्शनिक वर्ग को शासन सत्ता का संचालन सौंपा उसको देवी गुणों से युक्त माना था। अभी हम जैसे कह रहे हैं कि वो सद्गुणों से, दार्शनिक वर्ग सद्गुणों से युक्त है, तो जिस प्रकार देवता दुर्गुणों से मुक्त होते हैं, जिस प्रकार देवता अच्छाइयों के प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार से ये दार्शनिक वर्ग भी अच्छाइयों के प्रतीक हैं। इसीलिए इस दार्शनिक वर्ग पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण प्लेटो के द्वारा नहीं लगाया गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे दार्शनिक राजा या दार्शनिक वर्ग के ऊपर ना तो जनमत का नियंत्रण होता है, ना ही कानून का नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि वो तो देवता का अंश है। जैसे देवताओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार ये दार्शनिक वर्ग भी देवीय गुणों से युक्त है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा ही अनियंत्रित दार्शनिक वर्ग प्लेटो के आदर्श राज्य का संचालन करता है। ये उसके आदर्श राज्य की सातवीं विशेषता हम बता सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात अगर हम करें तो यहां पर कही जा सकती है कि प्लेटो ने नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, एक तो है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली, और दूसरा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो प्लेटो ने अपने समय, उसके समय यूनान के नगर राज्यों की स्थिति क्या थी? वहां बहुत ज्यादा अराजकता की स्थिति विद्यमान थी। शासक भी भ्रष्ट थे और लोगों का जो आपसी जीवन था वो भी अराजकता से ग्रसित था। इसीलिए उन यूनानी नगर राज्यों का पतन हो गया था। प्लेटो ने इसके लिए कारण किसको माना? तो प्लेटो ये कहता है कि अज्ञानता जो है वो इन राज्यों के पतन का मूल कारण है, और अज्ञानता को उसने एक बौद्धिक रोग कहा। मतलब ये हमारी बुद्धि की कमी है, ये एक बौद्धिक रोग है जिसके कारण हमें पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये सब अज्ञानता के कारण है। यूनानी नगर राज्यों में इसी अज्ञानता के कारण उन राज्यों की स्थिति पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी, उन राज्यों का पतन हो चुका था। इस अज्ञानता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो प्लेटो ने कहा कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान प्रदान करके अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। और ज्ञान प्रदान करने का माध्यम क्या है? शिक्षा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। फिर दूसरी बात प्लेटो ने, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर, प्लेटो ने आदर्श राज्य के आधार के रूप में न्याय की व्यवस्था को महत्व प्रदान किया। मतलब वो ये कहता है कि अगर न्याय की स्थापना कर देंगे
तो आदर्श राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये न्याय किसके माध्यम से स्थापित होगा? तो हमने दो साधन पढ़े थे, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। यहां पर हम उसी शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्लेटो ने शिक्षा को एक पॉजिटिव साधन, सकारात्मक साधन के रूप में स्थापित किया कि शिक्षा अगर लोगों को दे दी जाए तो शिक्षा के माध्यम से न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। वैयक्तिक स्तर का न्याय भी स्थापित हो जाएगा और सामाजिक स्तर का न्याय भी स्थापित हो जाएगा। तो शिक्षा अज्ञानता को दूर कर रहा है, लोगों में ज्ञान का संचार कर रहा है, और ये लोगों में उसी ज्ञान के आधार पर न्याय की स्थापना करने में सहायक बनता है। फिर आगे प्लेटो क्या कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम से सद्गुणों का विकास किया जा सकता है, लोगों में कर्तव्य पालन की प्रेरणा का संचार किया जा सकता है। समाज के जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों को उनका निर्धारित कर्तव्य करने की प्रेरणा इसी शिक्षा के माध्यम से दी जा सकती है। देखो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये जनरल बातें हैं, लेकिन आगे की दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये शिक्षा दी किसको जाएगी? अब देखिए, अब आपने हेडिंग में क्या लिखा है, नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली का महत्व तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब प्लेटो कहता है कि नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। तो नियंत्रित का मतलब क्या है? ये जो शिक्षा दी जाएगी इस पर अंकुश किसका रहेगा? राज्य का रहेगा। कैसे रहेगा? तो प्लेटो ये कहता है कि राज्य ये शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग को प्रदान करेगा। यानी कि प्लेटो की ये जो शिक्षा प्रणाली है ये सब लोगों के लिए नहीं है। समाज में तीन वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा प्रणाली नहीं है। उत्पादक वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षित किसको किया जाएगा? जो अभिभावक वर्ग है। और अभिभावक वर्ग का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, ये दोनों मिलकर अभिभावक वर्ग कहलाते हैं। तो केवल इन्हीं वर्ग के लोगों के लिए राज्य के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि वो शिक्षा को सीमित बनाता है, वो शिक्षा को सर्वव्यापी नहीं बनाता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली को सर्वव्यापी नहीं बनाते हुए बल्कि उसको सीमित किया है, और उसकी सीमाएं क्या है? समाज का जो अभिभावक वर्ग है केवल उसी अभिभावक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसीलिए प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को अभिजात तंत्रीय शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। अभिजात मतलब जो एक खास वर्ग के लिए है, और वो खास वर्ग कौन सा है? समाज का अभिभावक वर्ग। आम लोगों को यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात, जब हम कह रहे हैं कि प्लेटो ने राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्यक्रम का मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कब कब क्या क्या ज्ञान किस माध्यम से दिया जाएगा, वो सब राज्य के द्वारा तय किया जाएगा। मतलब शिक्षा संचालन करने वाले उसको तय नहीं करेंगे, बल्कि राज्य ये तय करेगा कि क्या शिक्षा लोगों को देनी है, किस वर्ग को देनी है, किस प्रकार देनी है और किस आयु में देनी है। अगला हमारा जब टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, तो उसमें ये चीज क्लियर होगी आपके सामने। यहां पर अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि प्लेटो ने पूरी तरह से शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया। तो एक आदर्श राज्य में नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात भी प्लेटो के द्वारा की गई है। ये उसकी एक अगली विशेषता। नेक्स्ट, अगली आदर्श राज्य की हम अगली विशेषता बताएं तो हम कह सकते हैं प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार है उसकी न्याय की व्यवस्था, और ये न्याय स्थापित करने के उसने दो साधन बताए थे, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। शिक्षा का महत्व अभी हमने पढ़ा, अब प्लेटो आगे साम्यवाद की बात करता है। यहां आप ध्यान रखना, वर्तमान में हमारे जो साम्यवादी व्यवस्था है उससे प्लेटो का साम्यवाद बिल्कुल अलग है ना। प्लेटो के साम्यवाद का मतलब क्या था? प्लेटो ये मानता था कि सार्वजनिक जीवन में, आम लोगों के जीवन में अगर संघर्ष होता है और आम लोगों का जीवन अगर अस्थिर होता है तो उसका एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? मोह, लोभ, है ना। और व्यक्ति को किसका मोह होता है? व्यक्ति को दो चीजों का मोह होता है, एक तो संपत्ति का और दूसरा परिवार का, कि मैं मेरे परिवार के लिए ये कर रहा हूं, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, या मुझे इतनी संपत्ति मिलनी चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए। मतलब व्यक्ति दो प्रकार के मोह में बंधा होता है, एक परिवार के मोह में और एक संपत्ति के मोह में। और इन दोनों के मोह में पड़कर व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। परिवार की आवश्यकताओं को, उनके हितों को पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है,
और इसी तरह से संपत्ति पाने के लिए भी व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। तो इसीलिए मोह के कारण प्लेटो का मानना है इस मोह में बंधकर व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। व्यक्ति ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा कि परिवार और संपत्ति ये व्यक्ति के कर्तव्य पालन में बाधक हैं। प्लेटो इसके लिए एक शब्द यूज करता है, परिवार का मतलब कामिनी और संपत्ति का मतलब कंचन। कंचन और कामिनी इन दो के मोह में बंधकर व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं कर पाता है। इसीलिए प्लेटो ने क्या कहा कि ये जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग का मतलब दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को ना तो संपत्ति रखने का अधिकार होगा, व्यक्तिगत संपत्ति, और ना ही इनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार होगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अभी हमने अभिभावक वर्ग की बात की, ये ना तो संपत्ति रखेंगे, इनकी अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, और ना ही इनका कोई अपना व्यक्तिगत परिवार होगा। तो अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से मुक्त रखने की यही व्यवस्था प्लेटो का साम्यवाद है। प्लेटो इसी साम्यवाद के आधार पर इस अभिभावक वर्ग को उनका कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा देता है। अच्छा, एक दूसरी बात, ये जो साम्यवाद प्लेटो ने बताया, इस साम्यवाद के अंदर राजनीतिक सत्ता तो इस अभिभावक वर्ग के पास रखी गई है। शासन की जो दो काम है, शासन करना और रक्षा करना, वो पूरा का पूरा काम इसी अभिभावक वर्ग के पास है। लेकिन आर्थिक सत्ता यानी कि संपत्ति से इस अभिभावक वर्ग को वंचित रखा है। तो आर्थिक सत्ता की वंचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पूरी साम्यवादी व्यवस्था को लागू करने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य क्या था? वो ये चाहता था कि ये जो अभिभावक वर्ग है, जो राज्य के संचालन के दो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, शासन को चलाना और उसकी रक्षा करना, इस काम को करने के लिए वो भ्रष्ट ना हो जाए, परिवार और संपत्ति के मोह में पड़कर भ्रष्ट ना हो जाए। इसीलिए उस भ्रष्टता को रोकने के लिए और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने के लिए प्लेटो ने यह साम्यवादी व्यवस्था लागू की। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद एक प्रकार का नकारात्मक साधन है। जैसे शिक्षा को हमने सकारात्मक साधन कहा था, वो लोगों के अंदर सद्गुणों को विकसित करने की प्रेरणा देती है, उसी तरह से साम्यवाद लोगों में दुर्गुण उत्पन्न होने से रोकती है, इसलिए ये एक नकारात्मक साधन है। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य की एक अगली विशेषता साम्यवादी व्यवस्था के रूप में। अगर हम 10वीं विशेषता की बात करें, प्लेटो के आदर्श राज्य में जेंडर की इक्वेलिटी की बात की गई है, स्त्री पुरुष समानता। जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्य थे, उन यूनानी नगर राज्यों में पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था। जेंडर के आधार पर स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव किया गया था, यहां तक कि स्त्रियों को केवल 4 दीवारी तक सीमित रखा गया। ना तो उनके सामाजिक कार्यों में उनका कोई भागीदारी थी, ना राजनीतिक और आर्थिक कार्यों में उन्हें कोई विशेष स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन प्लेटो का क्या मानना था कि स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही प्रतिभा है, स्त्रियों के अंदर भी उतना ही सामर्थ्य है जितना पुरुषों के अंदर होता है, स्त्रियों के अंदर भी वही कार्य क्षमता पाई जाती है जो कि पुरुषों के अंदर पाई जाती है। तो जब दोनों के अंदर योग्यता, कार्य क्षमता, प्रतिभा समान है, तो दोनों में अंतर क्यों किया जाए? यहां पर देखिए, खुद प्लेटो ने एक उदाहरण दिया था। जैसे एक खेत की रखवाली, एक नर कुत्ता है ना, उसने एक प्राणी जगत का उदाहरण लिया था। एक नर कुत्ता भी खेत की रखवाली कर सकता है और एक मादा कुतिया भी उस खेत की रखवाली कर सकती है। तो जब दोनों में समान सामर्थ्य है, तो वैसा ही सामर्थ्य स्त्री और पुरुषों में भी नजर आता है। इसीलिए उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को आधार बनाकर प्लेटो ने सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का समान अधिकार स्त्रियों और पुरुषों को प्रदान किया। उसके आदर्श राज्य में पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, सैनिक बनने का अधिकार था और शासन की गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार था। ये प्लेटो के आदर्श राज्य की हम बात बता सकते हैं कि वो सभी सैन्य, शिक्षा और शासन की गतिविधियों में स्त्रियों और पुरुषों की समान भागीदारी, तुलनात्मक रूप से दोनों की समान भागीदारी की बात वो करता है। नेक्स्ट, अगर हम अगली विशेषता बताएं तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने
अपने आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया। अब यहां पर आप देखिए, प्लेटो प्लेटो का उद्देश्य क्या था? एक ऐसे आदर्श राज्य को स्थापित करना जो कि नैतिक व्यवस्था का प्रतीक बने, मतलब एक ऐसा आदर्श राज्य जिसके अंदर नैतिकता हो, सद्गुण हो और सद्गुणों का विकास हो। तो इन सद्गुणों के विकास के लिए प्लेटो का क्या मानना था कि अगर सबको खुला छोड़ दें, है ना, सभी लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए, तो व्यक्ति क्या करेंगे? अपने विचारों से, गलत विचारों से समाज के अंदर अनैतिकता का प्रसार करेंगे, है ना। अब आप हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर दो शब्द हमने लिखे, कला और साहित्य। कला का मतलब क्या है? अगर मैं पेंटिंग बनाता हूं तो वो कला है, अगर मैं गाना गाता हूं, का शौकीन हूं, संगीत को आगे बढ़ाता हूं, वो कला है ना। अलग अलग क्षेत्रों में कला है। अगर मैं कुछ लिखता हूं, कहानी, कविता, उपन्यास, वो साहित्य है, लेख। और अगर मुझे अपने विचारों को फैलाना है तो मैं इसके माध्यम से फैला सकता हूं, है ना। मुझे किसी की बुराई करनी है, किसी की प्रशंसा करनी है, एक अच्छा सा लेख लिख दिया, एक नॉवेल लिख दिया, एक कविता लिख दी, अगर मुझे आजादी है तो मैं मन मर्जी से अपने भावों को कला और साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता हूं। प्लेटो ने क्या कहा कि अगर कला और साहित्य पर नियंत्रण नहीं होगा तो ये समाज के अंदर अनैतिकता का प्रचार प्रसार कर सकती है। जबकि उसका लक्ष्य क्या था? नैतिकता पर आधारित एक आदर्श राज्य को स्थापित करना। इसीलिए उसने क्या कहा कि समाज में अनैतिकता नहीं फैले, समाज में सदाचार का फैलाव हो, इसके लिए कला और साहित्य दोनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य ये तय करेगा कि कला और साहित्य में किस प्रकार के विचार लोगों के बीच में जाने चाहिए और किस प्रकार से इन कला और साहित्य का विकास होना चाहिए। कहने का मतलब स्वतंत्र कला और स्वतंत्र साहित्य का पूरी तरह से प्रतिबंध प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आता है। आखिरी अगर कुछ बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य था, ये सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करता है। सर्वाधिकारवादी राज्य किसको बोलते हैं? ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं है, सब कुछ राज्य के हित में निहित हो जाता है, सब कुछ राज्य को समर्पित हो जाता है। यहां पर भी आपने देखा था कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए हर व्यक्ति को केवल कर्तव्य पालन की बात कही। उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा, दार्शनिक वर्ग अपना काम करेगा। और इन तीनों वर्गों को ये काम क्यों दिया गया? क्योंकि राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। व्यक्ति के हित में राज्य का हित नहीं, राज्य के हित में व्यक्ति का हित निहित है। इसीलिए राज्य के प्रति व्यक्ति के सारे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसा राज्य जहां राज्य सर्वोपरि है और व्यक्ति को पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित किया जाता है, उसको हम सर्वाधिकारवादी राज्य कहते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य भी इसी प्रकार का सर्वाधिकारवादी राज्य का प्रतीक नजर आता है। एक अगली बात हम लोग ये बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में राजा के ऊपर या दार्शनिक वर्ग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने कहा था, ना तो जनमत का नियंत्रण है और ना ही संविधान या किसी कानून का इस दार्शनिक वर्ग के ऊपर या दार्शनिक राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि राज सत्ता पूरी तरह से निरंकुश है ना, बिना अंकुश के वो काम कर रही है। लेकिन प्लेटो ये भी कहता है कि निरंकुश होते हुए भी वो असीमित नहीं है। असीमित का मतलब वो अनलिमिटेड काम नहीं करती है। शासक वर्ग के पास कौन सा गुण है? प्लेटो मानता है उसके पास विवेक है, और उसी विवेक के आधार पर वो अपने कर्तव्यों से बंध कर सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो ये एक अगली बात। एक आखिरी बात जो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, ये भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय है। दो अलग अलग संदर्भ हैं, एक भौतिक संदर्भ और एक आध्यात्मिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ का मतलब क्या है? प्लेटो कहता है समाज या राज्य में व्यक्ति की तीन तरह की आवश्यकताएं हैं जो नजर आती हैं: आर्थिक आवश्यकताएं, सैनिक आवश्यकताएं और उत्पादक वर्ग की दार्शनिक वर्ग की शासन करने की आवश्यकताएं। आर्थिक, सैनिक और शासन, ये तीनों आवश्यकताएं नजर आती हैं, और इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन वर्ग हैं। तो ये तो हुआ आदर्श राज्य का भौतिक पक्ष। लेकिन आदर्श राज्य के अंदर हो रहा क्या है? व्यक्ति अपने अंतिम सत्य को प्राप्त कर रहा है। प्लेटो क्या कहता है? अंतिम सत्य क्या है? एक उत्तम जीवन की प्राप्ति, एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति। और वो श्रेष्ठ जीवन व्यक्ति को कहां मिलेगा? आदर्श राज्य में मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, पुण्य,
ये आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं। तो प्लेटो भी ये कहता है कि व्यक्ति को एक उत्तम और श्रेष्ठ जीवन जो कि आध्यात्मिकता का प्रतीक है, ये उत्तम और श्रेष्ठ जीवन आदर्श राज्य में ही मिलेगा। तो वो आदर्श राज्य में भौतिक पक्ष को भी चित्रित करता है और अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी चित्रित करता है। तो हम बता सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों का समन्वय है। तो ये कुल मिलाकर हमने 10-12 बातें देखी जो कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं के रूप में बता सकते हैं।